यूपी को नरक से बचाओ की श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे योगी और मोदी ने फेक यूपी और फेक भारत का निर्माण किया है। हम जिस यूपी को जानते थे और जिस भारत को जानते थे उसमें फेकनेस कम थी। राष्ट्र था, संस्कृति थी, राजनीति थी, धर्म था, दर्शन था, शिक्षा थी, सिनेमा उद्योग था। ये तमाम चीजें थीं जो कि अलग अलग रूपों में काम कर रही थीं और इन तमाम चीजों के क्षेत्र, इनकी स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की गई थी। लेकिन पिछले मोदी के शासन के आने के बाद 2014 के बाद और 2017 के बाद में जब से योगी का शासन आया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का फेक नैरेटिव तेजी से प्रचारित किया गया। इसलिए मैं इसे ये कहना चाहूंगा कि योगी ने जो यूपी बनाया वो फेक यूपी बनाया। नरेंद्र मोदी ने जो अब तक भारत बनाया वो फेक भारत बनाया। इसका तथ्य और सत्य से कोई संबंध नहीं है। मतलब इन लोगों ने फेक फैक्ट्स, फेक न्यूज और विभिन्न किस्म के फेक आख्यान, कहानियां, ये यूपी और भारत की जनता के घर घर पहुंचा दिए। अब आपकी मुसीबत यह है कि आप अब बीजेपी से नहीं लड़ रहे, आरएसएस से नहीं लड़ रहे, बल्कि ये जो फेक न्यूज और फेक आख्यान जो घर घर पहुंचा दिए गए, जो कि कॉमन डिस्कोर्स का हिस्सा है घर में, आम लोगों के बीच में, अब आपकी लड़ाई उनसे है। आप लाख कहिए, आप लाख समझाइए, लेकिन फेक फैक्ट्स को अब लोग एक बड़ा हिस्सा सच मानने लगा है। तो योगी और मोदी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये कि उसने फेक फैक्ट्स को एक तरह से एक कॉमन उपभोग की वस्तु बना के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना दिया है। पहले सार्वजनिक जो विमर्श होते थे उनमें कम से कम बहुत ही कम मात्रा में फेक चीजें आती थी, रियल चीजें ज्यादा आती। अभी स्थिति है कि अगर आप सच बोले किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जिसे कि बीजेपी के लोग चला रहे हैं, तो उसमें आप ये कहें कि नहीं, ये जो लिखा गया है गलत है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो आपके ऊपर तत्काल हमले शुरू हो जाएंगे, तरह तरह से आपका चरित्र हनन शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी ने जो पिछले 7 साल में जो कल्चर विकसित की भारत के बारे में और यूपी के बारे में, वो कल्चर विकसित की फेक फैक्ट्स को संप्रसारित करने की और फेक फैक्ट्स में जीने की एक तरह से उसने शैली विकसित की। अब जितना भी राजनीतिक विमर्श है वो फेक पर केंद्रित है। आप फेक का खंडन करते रहिए, सत्य तो पीछे आएगा जिस पर आप विचार करेंगे। ये फेक है कि आपने कोई काशी का उद्धार किया, ये फेक है। काशी का उद्धार करने की क्षमता जो है नरेंद्र मोदी और योगी में नहीं है। लेकिन ये एक फेक फैक्ट्स की तरह कि काशी का पुनरुद्धार किया गया और काशी को एक नई काशी बनाया गया। तो ये अब ये बात नहीं हो रही है कि वहां कितने मंदिर तोड़ दिए गए,
वहां का पुराना जो ऐतिहासिक जो ऐतिह्य है, जो विरासत है, उसको कितनी क्षति पहुंची। अब यह विषय नहीं है, अब विषय यह काशी का जो वह कॉरिडोर जो बना है, वह कॉरिडोर कितना सुंदर लगता है। इसे कहते हैं फेक फैक्ट्स में आपको उलझा देना, और आप इसके बारे में विमर्श कीजिए। और ये जो फेक फैक्ट्स के आधार पर जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है, उसने एक फेक नेशन के तौर पर भारत की इमेज बनाई है। अब भारत की इमेज एक रियल भारत के तौर पर नहीं है, बल्कि फेक राष्ट्र के तौर पर है। एक संप्रभु राष्ट्र को फेक नेशन में फेक खबरों के जरिए कैसे कन्वर्ट किया जाए, यह कला नरेंद्र मोदी ने विकसित की, और इसका फल सारा देश भोग रहा है। लोग नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कितना झूठ बोलते हैं, कितनी बार झूठ बोलते हैं। लोग नहीं जानते कि योगी अपने भाषणों में कितना झूठ बोलते हैं और कितनी बार झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां विश्वविद्यालयों में फेक की कोई स्टडी नहीं होती। हमारे जो मीडिया सेंटर्स हैं, वे फेक की स्टडी नहीं करते। तो फेक पता कैसे चलेगा? यहां तक कि हमारे जो इतिहासकार हैं, उन लोगों ने भी जो इस बीच में जो लिखा है, उसमें फेक क्या है इस पर बहुत कम लिखा गया है। और यह कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि अधिकतर लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब एक फेक नेशन और फेक स्टेट यूपी, और इस फेक को विभिन्न तरीकों से आपके जीवन का एक कॉमन हिस्सा बना दिया गया है। मसलन यह एक फेक चीज है कि धर्म और संस्कृति में अंतर नहीं होता। ये एक फेक आर्गुमेंट है, गलत आर्गुमेंट है। लेकिन ये फेक आया कहां से? जैसा कि माओ कहते थे कि हमेशा ये याद रखो, इस बात की खोज करो कि आखिर विचार पैदा कहां से होते हैं। संस्कृति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, गंगा जमुनी तहजीब अलग चीज है, और गंगा कॉरिडोर या काशी कॉरिडोर एक अलग चीज है। अब मैं आपको वो पहलू बताता हूं जहां से ये विचार आते हैं। मोदी और योगी के वैचारिक गुरु हैं गोलवरकर। इन दोनों में किसी में क्षमता नहीं है गुरु गोलवरकर के विचारों का खंडन करने की, बल्कि इनके अंदर यह क्षमता है कि गुरु गोलवरकर ने जो कहा है उसका ये अक्षरशः पालन करते हैं, और ये इस मामले में अच्छे लॉयल आरएसएस के सोल्जर हैं। गोलवरकर ने क्या कहा था? गोलवरकर ने कहा, यानी एक है फेक फैक्ट्स, यानी संस्कृति और धर्म को एक में करना, ये फेक फैक्ट्स। लेकिन इस फेक फैक्ट्स को लाया कहां से गया? लाया गया गुरु गोलवरकर की धारणाओं से। गोलवरकर ने लिखा था एक बार, मैं कोट कर रहा हूं उसे, उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान में धर्म एक सर्वसमावेशी चीज है और उसकी आत्मा ही है हमारे लिए जीवन का हर एक कार्य व्यापार, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक या राजनीतिक, एक धार्मिक आदेश है। और इसलिए हमारे यहां संस्कृति, हमारे यहां सर्वव्यापी धर्म का उत्पाद भर है, उसका एक अंग है, लेकिन उसे इससे अलग नहीं किया जा सकता। यानी जीवन के जितने भी कार्य व्यापार हैं वो किससे निर्देशित हैं? नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण हैं, उन भाषणों का जो परिवेश है, उन भाषणों का जो संदर्भ है, वो किससे निर्देशित है? योगी के जो भाषण हैं, उनका परिवेश वो किससे निर्देशित है?
धर्म के आदेश, और धर्म के आदेश से सारी चीजें संचालित होती हैं, ये धारणा सबसे पहले आरएसएस के सरसंघ चालक गोलवलकर ने दी। उन्होंने एक और धारणा दी, वो ये कि ये जो देश है ये क्या है, हिंदू भूमि, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र है और होना चाहिए। सिर्फ वही आंदोलन सही अर्थों में राष्ट्रवादी हैं जिनका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र को उसकी मौजूदा नींद से जगाना, उसका पुनर्निर्माण करना तथा उसमें नई जान डालना है। आगे वो कहते हैं, जो लोग देशभक्त बनते हैं और जानबूझकर हिंदू राष्ट्र के लिए हानिकारक रास्ते पर चल रहे हैं, विश्वासघाती तथा राष्ट्रीय लक्ष्य के दुश्मन हैं, या फिर अगर बहुत उदार हुआ जाए तो बेवकूफ हैं, गुमराह तथा अज्ञानी हैं। अनकोट। जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को न माने, आप सीधे एक सवाल कीजिए नरेंद्र मोदी से, भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? सारा का सारा प्रोपेगेंडा योगी और मोदी का इनडायरेक्टली वो उन लोगों पर केंद्रित है जो लोग हिंदू राष्ट्र की, आरएसएस की अवधारणा का विरोध करते रहे हैं। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लोहिया ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, नेहरू ने विरोध किया, गांधी ने विरोध किया, पटेल ने विरोध किया। तो आप कैसा राष्ट्र चाहते हैं और इस राष्ट्र में किस तरह की दुनिया को देख रहे हैं आप? आपने इस नए जो ये दौर जो शुरू हुआ है 2017 के बाद यूपी में, उस दौर की ब्यूटी है कि उसमें झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन, इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। नए जो यूपी का निर्माण पिछले 5 साल में और 7 साल में जो भारत का निर्माण किया गया है, उसमें झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन का बड़े पैमाने पर मोदी ने इस्तेमाल किया है। और ये जो फेक न्यूज है, ये जो फेक खबरें हैं, ये एक तरह से षड्यंत्र को निर्मित करने में मदद करती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में, किसी भी संगठन के खिलाफ में फेक न्यूज के आधार पर आप षड्यंत्र बना के आप केस दायर कर दीजिए, उसे यूएपीए में बंद कर दीजिए। और इस फेक के आधार पर या मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी जनता को या अपने संगठन के लोगों को आप गोलबंद करते रहिए, या हम ये कहें कि उन्हें चंगा करते रहिए, उन्हें व्यस्त रखिए। तो हम कभी इस बात पर विचार करें कि जो न्यूज हमारे बीच में आ रही है वो फेक है या रियल है। जो सूचना आ रही है वो कहीं मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है। एक अन्य चीज जो इस बीच में घटी है, वो ये कि सारे लोग जानते हैं लोकतंत्र के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है पारदर्शिता और सत्य। लोकतंत्र का विकास होता है कि सत्य आप जितना उद्घाटित करते जाइएगा, लोकतंत्र उतना ही आगे जाएगा। मैं एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं आपको। पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद में 73-74 में यह पाया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के फल औरतों तक नहीं पहुंचे। 2004-5 में यह पाया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के फल मुसलमानों तक नहीं पहुंचे। जो डेवलपमेंट का मॉडल जो चुना गया वो नहीं पहुंचा। तो सरकार ने कमीशन बनाया
महिलाओं के लिए, पहले महिलाओं के लिए जो कमीशन बनाया बीना मजूमदार के नेतृत्व में, उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कहां कहां कौन कौन सी जगह जहां पर कि स्त्रियां वंचित हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ने जब यह सूचना आई और यह नॉलेज नीचे से निकल के आई कि पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंचा है, तो सच्चर कमीशन बनाया गया और सच्चर कमीशन ने खुल के उन सारे पहलुओं की चर्चा की और विश्लेषण किया जिनसे यह पता चलता था कि मुसलमानों को कहां कहां वंचित किया गया। तो लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? लोकतंत्र की बुनियाद है सच और पारदर्शिता। लेकिन जो डिक्टेटर होते हैं, नरेंद्र मोदी और योगी जैसे लोग, जिनके अंदर अधिनायकवादी राजनीति के तत्व उनके आचरण में काम करते हैं, उन लोगों की खूबी यह होती है कि वे पहला काम यह करते हैं, वे सत्य को नियंत्रित करने का काम करते हैं। वे जानते हैं अगर सत्य को नियंत्रित कर लिया तो लोकतंत्र अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। तो ये जो फेक यूपी और फेक भारत का जो निर्माण हुआ है, वो किस आधार पर निर्माण हुआ है? सत्य के नियंत्रण पर। आरएसएस और भाजपा ने मिलकर पहला काम यह किया कि डेमोक्रेसी रहेगी, संविधान रहेगा, संसद रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन सत्य नियंत्रित होगा। और यही वह जगह है जहां से कि सारे के सारे फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फेक फैक्ट्स, ये तमाम चीजें संप्रसारित तेजी से की गई। तो ये एक कौशलपूर्ण काम था जो कि नरेंद्र मोदी ने किया कि सत्य का नियंत्रण कैसे किया जाए, और नरेंद्र मोदी इसमें काफी हद तक सफल रहे। सिर्फ 2 मौकों पर, एक तो नए नागरिकता कानून के समय पर और एक किसान आंदोलन के समय पर, नरेंद्र मोदी के इस सत्य के नियंत्रण को जनता ब्रेक कर पाने में सफल हुई। और जनता ने यह प्रूव किया, जन आंदोलन ने यह प्रूव किया कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और योगी की जो कला है वो ये नहीं है कि बहुत ताकतवर हैं, बल्कि यह है कि वे सत्य को नियंत्रित करने का काम करते हैं। और सत्य को नियंत्रित वही लोग करते हैं डेमोक्रेसी में जो अधिनायकवादी राजनीति करना चाहते हैं। और इस अर्थ में नरेंद्र मोदी अधिनायकवादी राजनीति के, योगी अधिनायकवादी राजनीति के प्रतिनिधि पात्र हैं। एक अन्य चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो कि विचार की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको, और आप लोगों को जाननी चाहिए। वो ये कि अधिनायकवादी राजनीति की विशेषता यह है कि वह विचार के अंदर निहित जो मूल्य होता है उसे वो निकाल देता है। विचार रहेगा, हमारे यहां लोकतंत्र का विचार तो है, लेकिन लोकतंत्र का मूल्य जो है वो निकाल दिया गया है। जो अधिनायकवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी और योगी, इन लोगों ने जो सबसे मूल्यवान काम किया है, जिसने कि लोकतंत्र की क्षति की है, उन्होंने क्या किया है? विचार के अंदर निहित जो मूल्य है उसे निकाल दिया है। और जब आप विचार के अंदर निहित जो वैल्यूज है, विचार के अंदर निहित जो जीवन मूल्य है उसे आप निकाल देंगे तो विचार अधमरा हो जाता है। विचार जो है सारवान तभी होता है जबकि उसके अंदर जो मूल्य है उसकी सत्ता को हम लोग माने और उसके आधार पर विचार और मूल्य दोनों को रख के विश्लेषित करें। तो हमारे डेमोक्रेसी तो है, लेकिन उसके साथ जो वैल्यू जुड़े हुए हैं वो वैल्यू निकाल के अलग कर दिए गए। तो नरेंद्र मोदी ने अपने फेक नेशन, फेक यूपी के प्रोपेगेंडा के जरिए बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के विचार के साथ में जो लोकतांत्रिक मूल्य जुड़े हुए थे, उन लोकतांत्रिक मूल्यों को एकदम पृथक कर दिया। अनेक क्षेत्रों में तो उसको तहस नहस किया और नष्ट किया। जो डिक्टेटर होते हैं उनके लिए विचार जो है
वो मार्गदर्शक नहीं होते। नरेंद्र मोदी के लिए लोकतंत्र मार्गदर्शक नहीं है, योगी के लिए लोकतंत्र मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि अधिनायकवादी राजनीति करने वाले इस तरह के नेताओं के लिए लोकतंत्र एक हथियार है दंड देने का। तो ये जो नई जो अधिनायकवादी राजनीति है, जो कि विचार से मूल्य को अलग कर देती है, वह फिर विचार को मार्गदर्शक, लोकतंत्र इनका मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र इनका हथियार है जनता को दमन करने का, जनता को उत्पीड़ित करने का, जनता की संपत्ति को लूटने का। ये जो नया जो कल्चर योगी और मोदी ने विकसित किया है और आरएसएस इसके केंद्र में है, उसका काम क्या है? उसका काम यह नहीं है, वो जो विचार है, विचार जिस दिशा में जाता है, लोकतंत्र है, उसे जिस दिशा में जाना चाहिए वो उस दिशा में तभी जाएगा जब विचार और मूल्य के बीच में सामंजस्य होगा। लेकिन जब आप विचार से मूल्य को अलग कर देंगे तो यह अधिनायकवादी लोग पहला काम यह करते हैं कि विचार की दिशा बदल देते हैं। अब इन्होंने लोकतंत्र की दिशा बदल दी है। लोकतंत्र की जो दिशा 2014 के पहले थी, आज लोकतंत्र की वह दिशा नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में तो है कि डेमोक्रेसी तो है जी, वोट तो पड़ रहे हैं, चुनाव तो हो रहा है, सबको बोलने की आजादी है, आप भी तो बोल रहे हैं। अरे लेकिन आपने तो डेमोक्रेसी का जो विकासशील मार्ग है वही बदल दिया। अब डेमोक्रेसी उल्टी दिशा में जा रही है, डेमोक्रेसी उत्पीड़न की दिशा में जा रही है। जनता का शोषण करना, जनता को बेरोजगारी देना, निरुद्योगीकरण करना, यह उल्टी दिशा है। डेवलपमेंट से, ट्रांसपेरेंसी से, सत्य से डेमोक्रेसी का कोई संबंध ही नहीं रह गया। कहने का आशय है कि डिक्टेटर लोग और खासतौर पर इस तरह के जो आरएसएस की राजनीति करने वाले जो नेता हैं, वे लोग लोकतंत्र को, लोकतंत्र की जो स्वाभाविक दिशा है उस दिशा में न ले जाके विपरीत दिशा में ले जाते हैं। और वो विपरीत दिशा वह है जिसका कि लोकतंत्र के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में असहमति एक बहुत मूल्यवान मूल्य है, लेकिन असहमति को तो नरेंद्र मोदी एकदम पसंद ही नहीं करते। आरएसएस के लोग एकदम पसंद ही नहीं करते असहमति को। लेकिन लोकतंत्र तो है देश में, संविधान है, न्यायपालिका है, लेकिन नीचे लोकतंत्र को एकदम मूल्य रहित कर दिया गया है। उसे खाली एक शुद्ध विचार के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया है। और यह सबसे खतरनाक चीज है जिसने कि भारत जो लोकतांत्रिक राष्ट्र था उसे एक फेक नेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन उसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। ये जो लोकतंत्र है जिस पर कि सरकार टिकी हुई है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की न तो हिफाजत करती है और न उस दिशा में प्रयास करती है। एक अन्य चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज और आखिरी चीज है इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि जब आप विचार और जीवन मूल्य के बीच का संबंध तोड़ देंगे, जो कि आरएसएस के लोगों ने किया है, वो कहते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष तो पहले भी था, विभिन्न धर्म पहले भी थे, नई बात क्या है? नई बात है, नई जो धर्मनिरपेक्षता है वो पुरानी धर्मनिरपेक्षता से गुणात्मक तौर पर भिन्न है। प्राचीन काल में जो लोकतंत्र था उससे आधुनिक लोकतंत्र बुनियादी तौर पर भिन्न है। और यह भिन्नता कब नजर आएगी? जब आप मूल्यों के साथ जुड़ी हुई ऐतिहासिकता को देखेंगे, ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगी।
हमारे जो ये जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो कैंपेन करते रहते हैं आए दिन, इन लोगों ने किया यह है कि विचार और मूल्य के बीच में गैप पैदा करके एक फेक नैरेटिव, और उस फेक नैरेटिव की बाढ़ राजनीतिक विमर्श और फेक राजनीतिक विमर्श की बाढ़ आम लोगों में पैदा कर दी है। अब आम लोग रियल इश्यूज पर बात नहीं करते, फेक इश्यूज पर बात करते हैं। इसलिए ये अब कह सकते हैं कि फेक नेशन जब आपने बनाया तो आपने झूठ को सार्वजनिक विमर्श का सबसे बड़ा विषय बना दिया। अब झूठे विषयों पर सबसे ज्यादा बहसें होती हैं, सत्यपूर्ण जो यथार्थपूर्ण जो विषय है उन पर बहस नहीं होती। और यही वह जगह है जहां से कि फेक नेशन और फेक यूपी पैदा हुई है। और फेक नेशन और फेक यूपी का एक और नमूना, छोटा सा नमूना, वो ये कि जब आप फेक का आनंद लेते हैं और फेक में मजा लेते हैं, फेक को इस्तेमाल करते हैं, तो आप झूठ में इस तरह से उलझ गए होते हैं कि आपको सत्य अच्छा ही नहीं लगता, आप सत्य से परहेज करने लगते हैं। यह भी संभव है कभी कभी किसी नेता के बयान में सत्य का अंश हो लेकिन सत्य न हो, यह पूरी संभावना है। तो इन लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का बड़ा काम किया है। हम लोग फर्क नहीं जानते कि मिस इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन कैसे कहते हैं, फेक न्यूज किसे कहते हैं, फेक फैक्ट्स किसे कहते हैं। ये जितने भी अधिनायकवादी नेता हैं, वे जब भी भाषण देते हैं तो वे हमेशा किसी न किसी धर्म या संप्रदाय या किसी जाति के साथ में एक रेफरेंस का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और राष्ट्र इनके लिए कौन सी चीज है? आप नरेंद्र मोदी के भाषण सुनिए। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? हमने गैस दी, हमने गैस के कनेक्शन दिए, हमने किसानों के खाते में पैसा पहुंचाया, हमने ये चीज आपके अकाउंट में पहुंचाई। राष्ट्र का और राष्ट्रीय योजनाओं का ये जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, जिसका कि नरेंद्र मोदी और योगी सबसे अधिक प्रचार करते रहे हैं, ये नस्लीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण रहा है सारी दुनिया में। और इसके चलते हुआ यह है कि इसके अंदर जो मूल्य, मतलब जब आपके खाते में पैसा पहुंच रहा है तो आप अब इस पर क्यों विचार करेंगे कि नरेंद्र मोदी की राजनीति या उसकी विचारधारा क्या है। किसान के खाते में 2,000 रुपए पहुंच रहे हैं हर तीसरे चौथे महीने, तो वो क्यों विचार करेगा? किसान को 10 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, वह क्यों विचार करेगा कि वो कंगाल क्यों हो गया? नरेंद्र मोदी की कौन सी गलत नीतियां थी जिसकी वजह से देश बर्बाद हो गया, वो इस बात पर विचार क्यों करेगा? तो ये अधिनायकवादी राजनीति के प्रतिनिधि लोग राष्ट्रीय योजनाओं की उपयोगितावादी भूमिका का सबसे अधिक प्रचार करते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले 7 साल के भाषणों में सबसे अधिक किया। और इधर जितने शिलान्यास हुए हैं, नरेंद्र मोदी और योगी के जरिए जितने शिलान्यास हुए, उन सब में इस उपयोगितावादी राष्ट्रीय प्रचार को आप देख सकते हैं। तो ये जो उपयोगितावादी जो राष्ट्रीय प्रचार है कि आपके लिए हमने नहर बनवाई, आपके लिए हमने काशी बनवाया, आपके लिए हमने खाते में पैसे पहुंचवाए, आपके लिए हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, आपके लिए हमने राशन दिया, ये जो उपयोगितावादी प्रचार है, ये उपयोगितावादी प्रचार नरेंद्र मोदी और योगी की जो राजनीति और विचारधारा और खासतौर पर राष्ट्रीय नीति और या क्षेत्रीय नीति के तहत जो उनकी भूमिका है, उस पर विचार ही नहीं करने देता। और ये एक तरह से, अगर मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये गोलबर्गर के भी बाप जो थे नीत्शे, ये नीत्शे के विचारों से संचालित और प्रभावित हैं। और नीत्शे
हिटलर का विचार गुरु था। नीचे की यह धारणा थी जो कि नरेंद्र मोदी, आदमी को क्या चाहिए, जरूरतों पर आश्रित। जब मनुष्य की दुनिया की व्याख्या इस आधार पर होगी कि मनुष्य की जरूरतें क्या हैं, नरेंद्र मोदी ने एक ही मुहावरे का इस्तेमाल किया, आपकी जो जरूरत है वो मैं पूरी करूंगा। तो जब आप जरूरतों के आधार पर मनुष्य की दुनिया की व्याख्या करेंगे तो आप एक खतरनाक रास्ते का अनुसरण करेंगे, जो रास्ता हिटलर की ओर जाता है, जो लोकतंत्र के खात्मे की ओर जाता है। आप फिर दुनिया में क्या घट रहा है यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। लोग बेरोजगार क्यों हो गए यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिल गया, फ्री में गैस मिल गई, आपको सिलेंडर मिल गया। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है बैंकें क्यों लूटी गई और क्यों उन बैंकों से 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। तो फेक नेशन की धारणा जिसका कि प्रचार सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने किया, वो उसका क्रक्स कौन सा है? वो क्रक्स यह है कि मनुष्य की दुनिया को उसकी जरूरतों के आधार पर व्याख्यायित करो। और मनुष्य की दुनिया को अगर उसकी जरूरतों के आधार पर व्याख्यायित करोगे तो फिर दुनिया और उसकी जटिलता समझ में नहीं आएगी। फिर तुम्हें किसान मजदूर की समस्याएं समझ में नहीं आएंगी। फिर आपको बेरोजगारों की समस्याएं और स्त्रियों के उत्पीड़न की समस्याएं समझ में नहीं आएंगी। आप उन पर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो कनेक्शन मिल गया, आपके तो खाते में 2000 रुपए पहुंच गए। मनुष्य को उसकी जरूरतों की दुनिया के आधार पर देखो और उसे कीड़ा बना दो, अभ्यस्त बना दो। यह धारणा नीत्शे की थी जिसका कि नरेंद्र मोदी ब्लंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और चीज है जिसे नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी ये जानते हैं, योगी ये जानते हैं कि अधिकतर लोग असत्य में या झूठ में जीते हैं। अधिकतर लोग अज्ञानी हैं और अधिकतर लोगों की स्थिति यह है कि वे झूठे विश्वासों में जीते हैं। इसलिए जितना इनका प्रचार किया जाएगा उतना ही ज्यादा वोट बनेंगे। और यही वह जगह है जहां से कि असत्य राष्ट्र के तौर पर, एक फेक नेशन के तौर पर भारत का जन्म होता है और फेक यूपी के तौर पर उत्तर प्रदेश का जन्म होता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।